आप सभी लोगों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है और स्पेशल 12वीं क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और एग्ज़ाम के दृष्टि से होगा। तो इसमें जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ये सभी पठित पाठ के आधार पर है। तो सभी लोग हमारे साथ इन सभी क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे और सही आंसर हमें कमेंट में बताने का प्रयत्न करेंगे। तो हम ज़्यादा लेट न करते हुए इन सभी क्वेश्चनों को अपने शब्दों से उच्चारित करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। जिनको भी आंसर मालूम होगा वे लोग हमें कमेंट में बताते चलेंगे और ये सभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पूछने के बाद इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलवाया जाएगा। तो सभी लोग अपने आंसर को मैच कराते चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने और मेरे पीछे देखेंगे कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी कि जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो दिनकर जी हैं तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म। इन चारों पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार रामधारी सिंह को मिला था, ये आपको सही आंसर बताना है। और आप भी अपने जीवन में कौन सा पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को कि दिनकर जी यानी कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब दिनकर जी ने कौन सी रचना की है जिसके चलते उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। इन चारों रचनाओं में से किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हमें सही आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। मतलब ये चारों कृति दिया गया है, इसमें से कौन सा कृति युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई है। चारों आप काव्य कृति के नाम सुनेंगे। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। इन चारों काव्य कृति में से कौन सी कृति पर इनको मतलब कि काव्य कृति लिखा गया ये युद्ध और शांति की समस्या पर। और अगला क्वेश्चन को सुनेंगे कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है यानी कि किसका कल्पित रूप है, इसका ऑप्शन सुनेंगे और सही आंसर हमें कमेंट में बताते चलेंगे। ऑप्शन है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि चारों नाम जो दिया गया है इनमें से अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप किनका है, हमें सही आंसर ज़रूर बताएं कमेंट में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। गंधारी थी मतलब गंधारी कौन थी। ऑप्शन है दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। तो इस चीज़ को जो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया गया, इन 5 क्वेश्चन के जो लोग भी आंसर हमें बताए हैं वे लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को फिर से मैच करा लेंगे एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो आपको भी अपने जीवन में कौन सा पुरस्कार चाहिए हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जो दिनकर जी हैं इनको उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आप भी अपने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिसके लिए आपको पुरस्कार चाहिए, ये हम कमेंट में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर कौन सा काव्य कृति लिखा गया है। तो लिखा गया है इसके लिए कुरुक्षेत्र पर। कौन सी लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या चीज़ लिखा गया है। ये सभी लोगों को पता ही है कि युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखा गया है काव्य कृति वो हमारा है कुरुक्षेत्र। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, लाइट कट चुका है, सभी लोग ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन शायद अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन था
अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? तो सभी किसी को मालूम है कि शिव और पार्वती का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर का रूप है। ये चीज़ हमारी कहानी में सही है, लेकिन आज के जो एडिटर है, सब जितना फोटो एडिटर है, ये इनमें से किसी को भी अर्धनारीश्वर बना सकता है। मतलब आधा राम आधा सीता जोड़ सकता है, आधा राधा आधा कृष्णा को भी जोड़ सकता है, आधा विष्णु और आधा लक्ष्मी को भी जोड़ सकता है। लेकिन जो वास्तविक है कल्पित रूप वो हमारा शिव और पार्वती के लिए है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, गंधारी थी, मतलब गंधारी कौन थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी कि कृष्ण की माँ थी कि अर्जुन की माँ थी कि बलराम की माँ थी? तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गंधारी दुर्योधन की माँ का नाम है। आप हमें कमेंट में कृष्ण की माँ का नाम बताएं कि कृष्ण की माँ का क्या नाम है, अर्जुन की माँ का क्या नाम है और बलराम की माँ का नाम क्या है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम, यानी तीनों व्यक्तियों की माँ का नाम हमें कमेंट में बताएं कि कृष्ण की माँ का नाम क्या है, अर्जुन की माँ का नाम क्या है और बलराम जी का माँ का नाम क्या है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम हमें कमेंट में बताएंगे, इनके माताओं के नाम। अगला प्रश्न 6 नंबर से देखेंगे। 6 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रेमचंद थे, मतलब प्रेमचंद आखिर क्या थे? ऑप्शन भी देखेंगे सभी लोग ध्यान से कि प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे कि कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? क्या थे? इसका सही आंसर हमें बताएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसके लिए ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, या 28 सितंबर 1911 को, या 25 दिसंबर 1913 को। इस चीज़ से नहीं घबराएंगे और कमेंट नहीं करेंगे कि सर कहीं इंग्लिश लिखें और हिंदी लिखें, इस चीज़ का ध्यान में नहीं रखेंगे। आगे चलेंगे, इसका आंसर हमें कमेंट बताएंगे सही कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन को भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ये क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं? मतलब जो दिनकर जी हैं वे किस युग के कवि हैं? इसके लिए ऑप्शन है भारतेंद्र युग, छायावादी युग, या छायावादोत्तर युग, या नव्य काव्य आंदोलन युग। इन चारों युग में से किस युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं बताना है। इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। जो अगला क्वेश्चन है इसको देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है इस संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? या ध्यान देंगे किसकी कृति है? तो ऑप्शन है गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। इन चारों लेखकों में से कौन से लेखक की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय? इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताएं। अगला जो क्वेश्चन है सुनेंगे बहुत ही ध्यान से कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, मतलब कि इसमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? इस तरह से भी हो सकता है, या फिर कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? इसका लिए ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट में। और जो भी लोग अपना आंसर बता दिए हैं अभी तक, वे लोग अपने आंसर की पुष्टि के लिए अपने सही या गलत आंसर के लिए मिलान करेंगे और मिलाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन के अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद थे, तब प्रेमचंद जो है न गीतकार थे, न फिल्मकार थे, न ही संगीतकार थे। प्रेमचंद जी थे कथाकार, यानी इन्होंने एक कथा लिखने का काम किया है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म न 1912 में हुआ, न 1911 में हुआ, न 1913 में हुआ। इनका जन्म 1908 में हुआ और 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो सही आंसर जिसका आया होगा 23 सितंबर 1908 को इनका सही आंसर है जन्मदिन। अगला जो है यानी कि इनका जन्मदिन आने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन अभी आने वाला है, क्योंकि आज 10 सितंबर है। आज से 13 दिन बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर का बर्थडे आएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे कि दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो है भारतेंद्र युग के कवि हैं कि छायावादी युग के हैं कि छायावादोत्तर युग के हैं कि नव्य काव्य आंदोलन युग के हैं?
तो ये हैं छायावादोत्तर युग के कवि हैं। इस चीज़ को देखेंगे और अपना आंसर सही है गलत है मिलाते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये जो संस्कृति की 4 अध्याय हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की कृति जो है सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 10 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर की इसमें कौन सी कृति लिखा गया है? तो जिनका भी आंसर ए नंबर आया होगा यानी शुद्ध कविता की खोज, उनका आंसर सही होगा। तो ये सभी जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखते चलेंगे अभी और प्रश्नों को। अब अगला प्रश्न सुनेंगे और बहुत ही ध्यान से अच्छा से आंसर देते चलेंगे। अभी तक सभी लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहा है। और अब आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, ये अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? जो अर्धनारीश्वर है तो अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? यानी कि ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकाकी या व्यंग। इन चारों जो ऑप्शन है इसमें से किससे संबंधित है? अगला जो है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है या किस पाठ से है? यह पंक्ति किस पाठ की है ये बताना। इसके लिए ऑप्शन है ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, प्रगीत और समाज। ये चारों पाठ में से किस पाठ से ये लाइन लिया गया है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। इसका आंसर हमें कमेंट में अच्छा से बताइए। अगला जो क्वेश्चन है इसको सुनिए कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इन चारों लेखकों में से किस लेखक की रचना है अर्धनारीश्वर? इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में सही सही बताते चलें। अगला क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष जो है किस रूप का प्रतीक है? इसके लिए ऑप्शन है पानी का, आग का, धूप का या फूल का। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर केवल बताना है, हम नहीं बताएंगे। और ये क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो क्या बन जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। अगला जो क्वेश्चन है, नारी जब नर के गुण को सीखती है तब क्या बन जाती है? इसका भी आंसर कमेंट में बताना है। बाकी जो लोग अभी तक आंसर इसका बता चुके हैं वे लोग अपने आंसर को मैच करा लेंगे, मिला लेंगे। तो क्वेश्चन जो है पहले का क्या था 11 नंबर कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है, यानी किस विद्या से संबंध रखता है? तो ये जो अर्धनारीश्वर है यह एक एकाकी है। अगला जो क्वेश्चन है, नर और नारी यानी कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। ये तो फिक्स पता है कि अर्धनारीश्वर में ही ऐसा पंक्ति देखने को मिला है, तो अर्धनारीश्वर सही आंसर है। जिनका आंसर है उनका सही है। अगला जो क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? इसका लेखक नाम याद करना पड़ेगा। तो अर्धनारीश्वर के लेखक जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर यानी कि जो बी नंबर है ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे कि पुरुष किस रूप का प्रतीक है? तो पुरुष किस रूप का प्रतीक होता है? पानी का, आग का, धूप का या फल का? तो इसका सही आंसर सभी किसी को मालूम है, नहीं मालूम है तो वे लोग सही आंसर कर लेंगे धूप का। पुरुष जो है वो धूप का प्रतीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूरा समाप्त होता है। ये भी प्रश्न का उत्तर सुन लेंगे हमारे शब्दों से कि पुरुष जब नारी का रूप लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु इसके उल्टा जस्ट जब नारी नर के गुण को सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है, ऐसा लेखकों का कहना है। लेकिन ये सभी बातें सरेआम गलत है। ऐसा नहीं होता है कि पुरुष नारी के गुण को सीखेगा तो देवता बन जाएगा और नारी जब पुरुष के गुण को यानी नर के गुण को सीखेगी तो राक्षसी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि पुरुष जो है नारी के गुण को सीख करके देवता बनता है, यानी कि पुरुष पहले से राक्षस रहता है और जो नारी है वो राक्षसी बन जाती है पुरुष के गुण सीखने से, यानी कि नारी जो है पहले देवता रहती है, पुरुष के गुण सीखने से राक्षसी बनती है। ऐसा कोई बात नहीं है, इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लेंगे। और इसके साथ आज के क्लास को ऑफ किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, इतना के लिए धन्यवाद।